नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर PM भुमरे, सहयोगी प्राध्यापक तथा हिंदी विभागाध्यक्ष। मित्रों, आज हम एक ऐसे राजनेता, साथ ही समाज सुधारक, समाज के मूल्यों के लिए काम करने वाले एक महान विचारवंत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय और उनका कार्य यहाँ पर जानेंगे। मित्रों, हमारे देश की एक समृद्ध परंपरा रही है कि जिसमें कई सारे विद्वान, कई सारे विचारक हुए हैं। उसी की श्रृंखला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 मथुरा, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। वे शुरुआत में जनसंघ में भी काम करते रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया है। वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत वे भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा रहे हैं। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे। वह हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। दीनदयाल जी की एक पुस्तक है जिसका नाम एकात्म मानववाद है, जिसमें साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की गई है। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई हेतु एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज के पवित्र क्षेत्र मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। दीनदयाल के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। इनकी माता का नाम राम प्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर बीतता था। उनके पिता कभी कभी छुट्टी मिलने पर ही घर आते थे। थोड़े समय बाद ही दीनदयाल के भाई ने जन्म लिया, जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने अपनी पत्नी व बच्चों को मायके भेज दिया। उस समय दीनदयाल ने के नाना चुन्नीलाल शुक्ल धनकिया में स्टेशन मास्टर थे। मामा का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने ममेरे भाई के साथ खाते खेलते बड़े हुए। वे दोनों ही राम प्यारी और दोनों बच्चों का खास ध्यान रखते थे। 3 वर्ष की मासूम उम्र में दीनदयाल पिता के प्यार से वंचित हो गए। पति की मृत्यु से माँ राम प्यारी को अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा। वे अत्यधिक बीमार रहने लगी। उन्हें क्षय रोग हो गया और 8 अगस्त सन 1924 को राम प्यारी बच्चों को अकेला छोड़ ईश्वर को प्यारी हो गई। 7 वर्ष की कोमल अवस्था में दीनदयाल माता पिता के प्यार से वंचित हो गए और सन 1934 में बीमारी के कारण दीनदयाल के भाई का देहांत हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शिक्षा गंगापुर में दीनदयाल के मामा राधा रमन रहते थे। उनका परिवार उनके साथ ही था। गंगापुर में दोनों की प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ। मामा राधा रमन की भी आय कम और खर्चा अधिक था। उनके अपने बच्चों का खर्च और साथ में दीना और शिबू का रहन सहन और पढ़ाई का खर्च भी उन्हें करना पड़ता था। कई सारी शिक्षा में कठिनाइयाँ भी उनके आती रही है। सन 1926 के सितंबर माह में नाना चुन्नीवाल के स्वर्गवास की दुखद सूचना मिली। दीना के मन पर गहरी चोट लगी। इस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि मामा राधा रमन भी बीमार पड़ गए। वैद्यों ने बताया कि उन्हें टीबी नाम की बीमारी हो गई। उनका बचना कठिन है। वैद्यों ने औषधि देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, यही समस्या थी। लखनऊ में उनके एक संबंधी रहते थे। उनके पास से राधा रमन का बुलावा आया। लखनऊ में इलाज की अच्छी व्यवस्था थी, किंतु वहाँ उन्हें कौन ले जाए, यह समस्या थी। कहीं ये छूत की बीमारी किसी और को न लग जाए, इसी से सब उनके पास जाने से भी डरते थे। दीना बराबर मामा की सेवा में लगा रहता था।
मामा के मना करने पर भी वो नहीं मानता था। मामा का लड़का बनवारी लाल भी दीना के साथ पढ़ता था। अंत में उन्हें लखनऊ ले जाने का निर्णय हुआ। मामा ने बहुत मना किया, दीना नहीं माना। अंत में मामा को दीना की बात माननी पड़ी। लखनऊ में मामा का उपचार आरंभ हुआ। दीना ने डटकर मामा की सेवा की। उनकी परीक्षा भी पास आ रही थी, किंतु उसे मामा की सेवा के अलावा कोई ध्यान नहीं था। परीक्षा का ध्यान आते ही मामा ने दीना को गंगापुर भेज दिया। दीना पढ़ भी नहीं सका था, किंतु होनहार बिरवान के होत चिकने पात वाली कहावत को उसने चरितार्थ कर दिया। दीना ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सभी के लिए आश्चर्य और प्रसन्नता की बात थी। दीना को कोट गांव जाना पड़ा। गंगापुर में आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। कोट गांव में उसने 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया। वहाँ भी वह पढ़ाई में प्रथम ही रहता था। राजघर जाकर 8वीं और 9वीं कक्षा पास की। दीना के पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थी। दीनदयाल के मामा का लड़का भी उसके साथ पढ़ता था। जब ममेरा भाई सो जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, तब दीना उसकी पुस्तकों से पढ़ लेता था। अब दीना 9वीं कक्षा में था। दीनदयाल को फिर भारी दुख का सामना करना पड़ा। उसका छोटा भाई शिबू भी टाइफाइड होने से चल बसा। दीना को गहरा दुख हुआ। दोनों भाइयों में अधिक प्यार था। 9वीं कक्षा पास करने के बाद दीना राजगढ़ से सीकर गया। वहाँ भी उसने अपने अध्यापकों पर अपनी बुद्धि, लगन और परिश्रम की धाक जमा दी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा से कुछ माह पूर्व दीना बीमार पड़ गया। हाई स्कूल की परीक्षा आरंभ हो गई। दीना ने अच्छी तरह अपने प्रश्न पत्र किए। पढ़ाई में उनकी प्रशंसा हुई थी, क्योंकि दीनदयाल जी का प्रिय विषय गणित था। वह गणित में हमेशा अव्वल अंक प्राप्त करते थे। सीकर के महाराज को इस मेधावी छात्र के विषय में खबर मिली। उन्होंने एक दिन दीना को बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, बताओ तुम्हें पारितोषिक के रूप में क्या चाहिए। दीना ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज उस उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने दीना को एक स्वर्ण पदक, पुस्तकों के लिए 250 रुपये और 10 रुपये प्रति माह विद्यार्थी वेतन देकर आशीर्वाद दिए। इसके बाद दीनदयाल की कॉलेज में पढ़ने के लिए पिलानी चले गए। वहाँ भी सभी अध्यापक उनके विनम्र स्वभाव, लगन और प्रखर बुद्धि से बड़े प्रभावित थे। पढ़ाई में पिछड़े छात्र दीनदयाल से पढ़ते थे और मार्गदर्शन पाते थे। दीनदयाल जी इन सबको बड़े प्यार से पढ़ाते और समझाते थे। ऐसे ही उनकी पढ़ाई चलती रही। सन 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने दे दी। इस परीक्षा में भी दीनदयाल जी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। बिड़ला कॉलेज में इससे पूर्व किसी भी छात्र के इतने अंक नहीं आए थे। जब इस बात की सूचना घनश्याम दास बिड़ला तक पहुंची तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल जी को एक स्वर्ण पदक प्रदान किया। उन्होंने दीनदयाल जी को अपनी संस्था में एक नौकरी देने की बात कही। दीनदयाल जी ने विनम्रता के साथ धन्यवाद देते हुए आगे पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। बिड़ला जी इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आगे पढ़ना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए एक नौकरी हमेशा खाली रहेगी, जब चाहो आ सकते हो। धन्यवाद देकर दीनदयाल जी चले गए। बिड़ला जी ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। जैसे ही दीनदयाल जी को बीए करना था, इसके लिए एसडी कॉलेज कानपुर में उन्होंने प्रवेश लिया। मन लगाकर अध्ययन किया। छात्रावास में रहते थे। वहाँ उनका संपर्क श्री सुंदर सिंह भंडारी, बलवंत महासिंगे जैसे कई लोगों से हुआ। राजनीतिक चर्चाएं काफ़ी देर तक चलती रही। जैसे जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पढ़ाई पूर्ण हुई, शिक्षा के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा के विचारों का स्फुरन हुआ। यहाँ दीनदयाल में राष्ट्र की सेवा के साथ बीजों का उनमें स्फुरन हुआ है। बलवंत महासिंगे के संपर्क के कारण दीनदयाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे। इन सब व्यस्तताओं के बाद भी उन्होंने सन 1939 में प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की। पंडित जी एमए करने के लिए आगरा चले गए। वे यहाँ पर श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगाड़े के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इसी बीच दीनदयाल जी की चचेरी बहन रमा देवी बीमार पड़ गई और वे इलाज कराने के लिए आगरा चली गई।
जहां उनकी मृत्यु हो गई। दीनदयाल जी इस घटना से बहुत उदास रहने लगे और एमए की परीक्षा नहीं दे सके। सीकर के महाराजा और श्री बिड़ला से मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। दीनदयाल जी ने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन संस्थान की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म शुरू की। बाद में उन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक तथा स्वदेश दैनिक की शुरुआत की। सन 1950 में केंद्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू लियाकत समझौते का विरोध किया और मंत्रिमंडल के अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा लोकतांत्रिक ताकतों का एक साझा मंच बनाने के लिए वे विरोधी पक्ष में शामिल हो गए। डॉक्टर मुखर्जी ने राजनीतिक स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निष्ठावान युवाओं को संगठित करने में श्री गुरुजी से मदद मांगी। राजनीतिक सम्मेलनों में भी वे कई बार शामिल हुए, जैसे कि पंडित दीनदयाल जी ने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। पंडित दीनदयाल जी इसके पीछे की सक्रिय शक्ति थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 31 अक्टूबर 1951 को आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पंडित दीनदयाल जी की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपनी चाची के कहने पर धोती तथा कुर्ते में और अपने सिर पर टोपी लगाकर सरकार द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा दी, जबकि दूसरे उम्मीदवार पश्चिमी सूट पहने हुए थे। उम्मीदवारों ने मजाक में उन्हें पंडित जी कहकर पुकारा। यह एक उपनाम था जिसे लाखों लोग बाद में के वर्षों में उनके लिए सम्मान और प्यार से इस्तेमाल किया करते थे। इस परीक्षा में वे चयनित उम्मीदवारों में सबसे ऊपर रहे। वे अपने चाचा की अनुमति लेकर बेसिक ट्रेनिंग बीटी करने के लिए प्रयाग चले गए और प्रयाग में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। बेसिक ट्रेनिंग बीटी पूरी करने के बाद वे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में जुट गए और प्रचारक के रूप में जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश चले गए। 1955 में दीनदयाल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक बन गए। संगठनात्मक कुशलता जोड़ने में वे माहिर थे। आखिर में ये उनके कार्य को देखकर जनसंघ के इतिहास में एक दिन चिरस्मरणीय दिन आ गया जब पार्टी के इस अत्यधिक सरल तथा विनीत नेता को सन 1968 में पार्टी के सर्वोच्च अध्यक्ष पद पर बिठाया गया। दीनदयाल जी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने के पश्चात जनसंघ का संदेश लेकर दक्षिण भारत गए। यह उनका पक्ष के लिए पार्टी के लिए काम तो रहा ही है, लेकिन देश सेवा के लिए भी वे एक मिसाल माने जाते हैं। पंडित जी घर गृहस्थी की तुलना में देश की सेवा को अधिक श्रेष्ठ मानते थे। दीनदयाल देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। पंडित जी ने अपने जीवन के एक एक क्षण को पूरी रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक गहराई से जिया है। पत्रकारिता जीवन के दौरान उनके लिखे शब्द आज भी उपयोगी है। प्रारंभ में समसामयिक विषयों पर वह पॉलिटिकल डायरी नामक स्तंभ लेखन करते थे। पंडित जी ने राजनीतिक लेखन को भी दीर्घकालिक विषयों से जोड़कर रचना कार्य को सदा के लिए उपयोगी बनाया है। उन्होंने जो लेखन कार्य किया है, जिसमें उनके लेखन से एकात्म मानववाद का दर्शन होता है। पंडित जी ने बहुत कुछ लिखा है। लोकमान्य तिलक की राजनीति, जनसंघ का सिद्धांत और नीति, जीवन का ध्येय, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्रीय अनुभूति, कश्मीर, अखंड भारत, भारतीय राष्ट्रीय धारा का पूर्ण प्रवाह, भारतीय संविधान, इनको भी आज़ादी चाहिए, अमेरिकी अनाज, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, बेकारी समस्या,
का हल, टैक्स या लूट, विश्वासघात, द ट्रू प्लान्स, डिवोलेशन अ ग्रेट कॉल आदि है। उनके लेखन का केवल एक ही लक्ष्य था, भारत की विश्व पटल पर लगातार पुनर्प्रतिष्ठा और विश्व विजय। ऐसे समाज सेवक, एक विचारक, विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या सिर्फ 52 वर्ष की आयु में 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय के पास रेलगाड़ी में यात्रा करते समय हुई थी। उनका पार्थिव शरीर मुगल सराय स्टेशन के वार्ड में पड़ा पाया गया। भारतीय राजनीतिक क्षितिज के इस प्रकाशमान सूर्य ने भारतवर्ष में सभ्यतामूलक राजनीतिक विचारधारा का प्रचार एवं प्रोत्साहन करते हुए अपने प्राण राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जो विचार है, उनका जो मत है, इंटरगल ह्यूमनिज्म अर्थात एकात्म मानववाद, ये उनके लेखों से, उनके ग्रंथों से इसका दर्शन होता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान रहा है। यह दर्शन पश्चिमी सभ्यता, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के विकल्पों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों पर आधारित है। एकात्म मानववाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसमें मानव का एकीकृत स्वरूप। यह दर्शन मानव जीवन के 4 आवश्यक घटकों को, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के एकीकृत और संतुलित विकास पर जोर देता है। उनका मानना था कि किसी एक पहलू की उपेक्षा करके मानव का समग्र विकास संभव नहीं है। मानव का एकीकृत स्वरूप अर्थात मानव के सभी अंगों का, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का भी संतुलित रूप से विकास हो गया, तो ही मानव एकात्म मानववाद के रूप में इसकी स्थापना हो जाएगी। पंडित दीनदयाल जी ने विशेष रूप से पश्चिमी विचारधाराओं का विकल्प, जिसमें यह उनका एक तर्क है कि उन्होंने इस प्रकार का तर्क दिया है कि पश्चिमी विचारधाराएं पूंजीवाद और साम्यवाद व्यक्ति या समाज पर अत्यधिक जोर देती है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। एकात्म मानववाद व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यही हमारे भारतीय विचारों और पाश्चिमात्य विचारों में अंतर है। उनकी जो एक अंत्योदय की अवधारणा थी, जिसमें एकात्म मानववाद का व्यावहारिक अनुप्रयोग अंत्योदय है, जिसका अर्थ है समाज के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति का उत्थान, यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचे। इस दर्शन का यह केंद्रीय उद्देश्य है। यानी कि उन्होंने जो बताया कि अंत्योदय की अवधारणा, इसमें उनका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है कि समाज के निचले व्यक्ति तक विकास का फल यह पहुंचे। भारतीय संस्कृति पर उनके आधारों की नींव है। यह उनका ये दर्शन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर आधारित है, जो प्रकृति और मानव अस्तित्व के सह अस्तित्व में विश्वास करता है। यह भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण पर भी बल देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह देखा था कि हमारे देश में कई सारी विदेशी ताकतें, विदेशी राजाओं का शासन रहा है। उनकी ये धारणा थी कि जब तक हम अपने स्वदेशी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, हम सब जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे, तब तक अपने देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल की वकालत की थी, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
ताकि देश अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। उन्होंने जो ये प्रशासन की विकेंद्रित व्यवस्था को अपनाया था। उपाध्याय जी सत्ता और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। उन्होंने एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन किया जहां निर्णय लेने की शक्तियां निचले स्तर तक फैली हो। संक्षेप में एकात्म मानववाद का समर्थन किया जहां निर्णय लेने की शक्तियां निचले स्तर तक यानी कि सामान्य लोगों के हाथों में हो। एकात्म मानववाद यह एक समग्र जीवन दर्शन है जो व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि मानता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के संदर्भ में इसलिए प्रासंगिक है, उनका महत्व इसलिए है कि आज के जनतंत्र में उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका एक दृष्टिकोण सर्वसमावेशी रहा है। समाज के सभी जनजातियों को, पिछड़ों को वह प्रशासन में सहभागी करके लेना चाहते हैं और इसी कारण आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उन्नति करने में, सबका साथ और सबके विकास के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के विचारों का समर्थन करना और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके पथ पर मार्गक्रमण करना यह अत्यावश्यक है। हमारे देश की एकात्मता, उनके विचारों पर अगर हम चले तो राष्ट्रीय एकात्मता भी संभव है। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को हम स्वीकृत करके बड़े पैमाने पर उसका उपयोग करके हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, अपनी संस्कृति का संवर्धन भी कर सकते हैं और अपने मूल्यों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। इसी आशा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं यह विचार मैंने निम्न जो संदर्भ है उसमें उसका आधार लिया है। 23 सितंबर 2010 संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में अभिगमन, इसके लेखक लालकृष्ण आडवाणी है, यह संदर्भ है। उसके बाद भारतीय साहित्य संग्रह, इसका प्रकाशन 23 सितंबर 2010 को हुआ था। उसके बाद भारतीय साहित्य संग्रह, उसके बाद एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हिमालय गौरव उत्तराखंड, इसका प्रकाशन 23 सितंबर 2010 में हुआ था। यहाँ से यह संदर्भ के रूप में मैंने सामग्री जुटाई है इस किताबों से। साथ ही अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट के माध्यम से भी जो मैंने जानकारी आपके सामने पेश की है वह जानकारी मैंने जुटाने का प्रयास किया है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, उनके जीवन को आज कई स्रोतों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उनके जीवन और कार्य को समझ सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।